फजाई आलूदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेतों में कचरा जलाने के अमल को रोकने की जरूरत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि अफसरों और हुकूमत के बीच कोई तालमेल नहीं है। जस्टिस मिश्रा ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से सवाल किया कि आपके पास फंड है, अगर नहीं है तो अदालत को बताएं, हम इस मसले से निपटने के लिए आपको फंड फराहम करेंगे। साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की भी सरजनिश की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और वजारत दाखिला की जानिब से दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। उसका मुतालबा यह है कि 3 नवंबर का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला अब भी बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इस अर्जी को भी खारिज कर दिया है, जिसमें साकेत कोर्ट में हुए मामले में मुलविस वकला के खिलाफ FIR दर्ज करने की इजाजत मांगी गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद साफ साफ तौर पर मना कर दिया है कि इस ऑर्डर में जो 3 नवंबर का ऑर्डर था जुडिशल कमीशन के लिए, उसमें किसी तरह का कोई एम्बिग्विटी नहीं है और छेड़छाड़ करने की जरूरत। देखिए, ये तो एक सेटबैक हो सकता है, MHA के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पुलिस वाले ने सीधे सीने पे गोली मारी है, कम से कम पुलिस कमिश्नर और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अपना बड़कपन दिखाएं और उनको कानूनन के तौर पर उनको अरेस्ट करें और इससे काफ़ी मामला शांत हो सकता है। हड़ताल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हड़ताल के बारे में अभी मीटिंग होगी शाम को कोऑर्डिनेशन कमेटी की। इस ऑर्डर की इंतजार कर रहे थे सब लोग, इसके बाद आपको बता खत्म हो सकती है हड़ताल, एक संकेत वो लेट द डिसीजन बी टेकन बाय द कोर्ट। वो ये जो ऑर्डर आया है ये जस्टिफाइड ऑर्डर है। ये मैं नहीं कहता कि हमारे फेवर में है या पुलिस वालों के खिलाफ है, ये जस्टिफाइड ऑर्डर है एंड वी ऑल कंसीड टू द जजमेंट गिवन बाय द हाई कोर्ट। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, लॉयर्स हैं, वी फॉलो द लॉ। और लॉयर्स नहीं, हर एक पब्लिक आदमी भी खुश है कि ये पिटीशन डिसमिस हुई है। इट वाज ए फैब्रिकेटेड पिटीशन, फैब्रिकेटेड ग्राउंड्स वर टेकन, that's why this order has come and it is a justified order. Every lawyer, every citizen of India is happy. It is a justified order. और हमारी डिमांड भी जस्टिफाइड है, हमारी डिमांड भी जस्टिफाइड है। देखिए, ना तो ये डिस्प्यूट है कि गोली नहीं चली, ना ये डिस्प्यूट है पुलिस वालों ने चलाई, ना ये डिस्प्यूटेड है कि हु फायर्ड द शॉट्स, ये भी डिस्प्यूटेड नहीं है किसने ऑर्डर किया। मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अयोध्या फैसले से मुतल्लिक़ अमन व अमान की अपील की। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मुल्क के लिए जरूरी है, ये मुल्क हमारा है, जो भी फैसला आएगा हम उसे कबूल करेंगे। वहीं मदनी ने कहा कि मोहन भागवत जी भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमन कायम रहे। मंदिर अयोध्या विवाद को लेकर फैसला आने वाला है। हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी मौजूद हैं। मौलाना, आपने कहा कि आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं चाहिए, कैसा फैसला चाहिए? फैसला कानून की बुनियाद के ऊपर जो भी फैसला हो, हमने कानूनी पोजीशन को सामने रखा है। 1400 साल से वहाँ मस्जिद थी और जो राम की पैदाइश के लिए जो इख्तिलाफ था मुल्क की आज़ादी से पहले, वो बाहर के सैन के ऊपर था जहाँ चबूतरा बना हुआ है। उसी के लिए उन्होंने सन 84 उसके अंदर 1800 के अंदर 85 में उन्होंने ये दावा भी किया था कि ये जगह है और इस जगह मंदिर, अगरचे उनके उस दावे को रद्द कर दिया गया। अंदरूनी मस्जिद के सिलसिले में कोई बात नहीं थी। तो हम ये कहते हैं कि जहाँ था उनका दावा, हमने मुसालात की बुनियाद पर ये कहा था कि हम उससे आगे बढ़ कर के जो बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये मुल्क की आज़ादी के बाद अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर है, ये किसी हकीकत की बुनियाद पर नहीं है। हमारे यही उनसे विरोध है। जो फैसला आएगा आपके पक्ष में भी आ सकता है, आपके खिलाफ भी आ सकता है, उस पर आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी? हम इस बात को कहते हैं कि हमने अपने मुद्दा को कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अगर कोर्ट हमारे दावे और हमारे सबूतों को कबूल करता है और ये समझता है कि ये सही हैं, तो फैसला हमारे हक में आना चाहिए और आएगा। लेकिन
अगर वो हमारे उस दावे को और सबूतों को कबूल नहीं करते तो फिर जो फैसला देंगे हम उसको, वो आखिरी हमारी कोर्ट है, मुल्क हमारा है, कानून हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, वो जो भी फैसला करेगा हम उसे एहतराम की नज़र से देंगे। आपने ये भी कहा कि हमने एक फार्मूला पेश किया था लेकिन हिंदू पक्ष अड़ गया और उसने मसले को हल होने नहीं दिया। निर्मोही अखाड़ा का भी नाम लिया, रामलीला का भी नाम लिया। सही है ये बात। हमने तो बैठ करके मैं ही गया था और मैंने मौलाना राबे हसन साहब जो हमारे सबके बुजुर्ग हैं उनके सामने, वहाँ जफरियाब जीरानी भी थे और फारूकी मुस्लिम, ये सारे लोग राजी थे इस फार्मूले पर? सब इसा लिख करके दिया है हमने, वो लिखित रूप में हमारे पास मौजूद है और हमने मुसालहतकारों को दिया था कि ये चीज़ है, ऐसे है, हम इसको कबूल कर लेंगे अगर आप कहते हैं। लेकिन मुश्किल यही है कि फरीक के मुखालिफ अपने एक बाल बराबर भी अपने मौक़िफ़ से नीचे नहीं उतरा। जब नहीं उतरा तो इसका मतलब यह है कि मुसालहत पर राज़ी नहीं हुआ। अयोध्या मामले पर फैसला आने वाला है, ऐसे में चार जानिब से अमन अमान बनाए रखने की अपील की जा रही है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुल्क में अमन और भाईचारे का माहौल बना रहना चाहिए। यही वजीर आजम भी चाहते हैं और यही सबकी कोशिश होनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमें होशियार रहने की जरूरत है ताकि कोई गैर समाजी अनासिर मुल्क की फिजा को खराब ना कर सके। राम मंदिर मामले पर फैसला बहुत जल्द आने वाला है और बीजेपी और केंद्र सरकार लगातार कोशिश में है कि कोई भी हमेशा पूरे देश के अंदर माहौल शांतिपूर्वक बना रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, लगातार कोशिश यही है बीजेपी की और सरकार की कि माहौल ना बिगड़े, लगातार मीटिंग्स की जा रही है। जो सद्भाव की डोर है, जो एकता की डोर है, वो हर दिन मजबूत होनी चाहिए, हर पल मजबूत होनी चाहिए, हर परिस्थिति में मजबूत होनी चाहिए। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश है और यही हर देशवासी का संकल्प भी है। किसी भी परिस्थिति में हमें इस बात के होशियार रहना चाहिए कि कोई भी ऐसी ताकत, नकारात्मक ताकत, देश के भाईचारे के, देश के हारमोनी के, देश के तरक्की के डोर को और मजबूत माहौल को ख़राब न कर पाए। और इस पूरा आज हर समाज का व्यक्ति इस बात का स्वीकार भी कर रहा है, इस बात की तरफ कोशिश भी कर रहा है कि मुल्क जो है वो मजबूती से सौहार्द के ताने बाने से बंधा रहे। सर, आप ही के यहाँ कल एक बड़ी बैठक हुई, तमाम मजहबों के लोग इकट्ठे हुए, मुस्लिम समुदाय से भी, आप लोग ने भी, संघ की तरफ से भी लोग इकट्ठे हुए, क्या कुछ उसमें रहा, क्या कुछ बताया? देखिए, जो कल सभी लोग बैठे थे, मुझे खुशी है कि सभी समाज के सभी हिस्सों के लोग थे, मुस्लिम समाज के सभी हिस्सों के लोग थे, उसमें धार्मिक लोग भी थे, जो एकेडमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक गतिविधियों में काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग थे और सभी लोगों का एक ही मत था कि हमें एकजुट होकर के किसी भी ऐसी जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसको शिकस्त देनी चाहिए, परास्त करनी चाहिए और सद्भाव और एकता के माहौल को मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। हमसे बात करें साफ तौर पर नकवी साहब का कि राम मंदिर मामले पर फैसला चाहे जो हो, लेकिन देश में सद्भाव का माहौल बना रहना चाहिए। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन का अयोध्या मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन। सर, राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों की बैठक मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चल रहा है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? देखिए, अयोध्या वर्डिक्ट आने वाला है और देश में माहौल बन गया है कि सबको वो स्वीकार होगा और अयोध्या वर्डिक्ट समाज को ताकत देगा, सौहार्द को ताकत देगा, देश को ताकत देगा। समाज का हर वर्ग चाहता है कि इसको लेकर कोई विवाद ना हो। समाज का हर वर्ग चाहता है कि अयोध्या वर्डिक्ट के बाद फालतू बयानबाजी ना हो, बल्कि ये किसी की हार और जीत का सवाल नहीं है। जो फैसला आएगा, मुस्लिम समाज के लोग भी मिलकर ये बता रहे हैं कि उनको सहर्ष फैसला स्वीकार होगा और ये फैसला हिंदुस्तान में एक नई मिसाल कायम करेगा जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो एक अच्छी पहल हो रही है, समाज के हर वर्ग से आवाज़ें आ रही है कि हम किसी भी शर्त पर आपसी सौहार्द को बिगड़ने नहीं देंगे। ये प्रण सब लोग ले रहे हैं।
नेहरू मेमोरियल सोसाइटी से कांग्रेस लीडरान की छुट्टी और नए बोर्ड की तश्कील पर कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि नए बोर्ड की तश्कील से साफ जाहिर हो रहा है कि उस पर सरकार की नजर है। उन्होंने कहा कि इस पैनल में ऐसे लोगों का तकर्रुर किया गया है जो नेहरू का नाम लेना तक नहीं चाहते और जो नेहरू के अपने हैं उनको अलग कर दिया गया है। डॉक्टर करण सिंह हमारे साथ है बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, नेहरू मेमोरियल जो ट्रस्ट है, जो सोसाइटी है, उसके बोर्ड मेंबर्स से कांग्रेस मुक्त दिख रहा है। जो नया लिस्ट जो आया है सामने कमेटी का सदस्यों का, उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो गांधी परिवार से हो या गांधी या नेहरू से जुड़ा हुआ हो या उस पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो। किस तरह से इस पूरी चीज़ को आप देखते हैं? देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि ये संस्था जो है ये हम ही ने बनाई थी। जब 1964 में जवाहरलाल जी का निधन हुआ था तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने प्रधानमंत्री। उन्होंने मना कर दिया, हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने घर पे रहेंगे। फिर हम लोग बैठे, मैं था, जाकिर साहब थे, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उन दिनों में, इंदिरा जी थी, पद्मजा नायडू थे, PN हक से इत्यादि जो लोग थे जो जवाहरलाल जी से संबंधित रहे या उनके समर्थक थे। हमने कहा कि भी इसको एक म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी बनाया जाए और उसी समय से ये आरंभ हुआ है और इन 5 दशकों में ये बहुत विश्वविख्यात हो गया है। बहुत ये अनुसंधान के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। तो जब से ये नई सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने शुरू से उनके पहला षड्यंत्र ये था कि भाई जो इस समय जो भवन है उसी को बनाया जाए सब प्रधानमंत्रियों का क्या संग्रहालय। हमने कहा भाई ये तो उचित नहीं है, आप जो जवाहरलाल जी का बना हुआ उसको जवाहरलाल जी का रहने दीजिए। आपने अगर नया बनाना है तो आप नया बना लीजिए, पीछे बहुत स्थान है, बहुत जगह है। लेकिन अब इन्होंने कमेटी बदल ली, न जाने इनकी क्या नीयत है। तो बड़ी साफ बात है कि कोई ना कोई इनके दिल में है। और आश्चर्य की बात ये, ऐसे लोग तो जवाहरलाल जी का नाम लेने से ही झेपते हैं, उनको कमेटी में रखा गया है। और हम लोग जो जवाहरलाल जी को हम अपना गुरु मानते हैं और हम लोग जो उनके प्रशंसक हैं, हम सबको अलग कर दिया है। तो उसमें कोई ना कोई तो मुझे लगता है उनकी नीयत होगी। नहीं, हमारे समय में अगर आप देख लें, कोई मंत्री गण नहीं होते थे, बुद्धिजीवी लोग होते थे, जो विद्वान थे, जो इतिहासकार हैं इत्यादि, इस किस्म के लोग होते थे। ये तो बिल्कुल ही सियासी बना दिया उन्होंने कि जैसे कोई सियासी इदारा है। ये सियासी इदारा नहीं, इंटेलेक्चुअल सेंटर है, ये एकेडमिक सेंटर है। इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तंग नज़री नहीं रखनी चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर डॉक्टर करण सिंह का ये कहना है कि जो ये नया बोर्ड मेंबर्स बना है, इस पर सरकार की नज़र है और जिस तरह से सरकार ने इस पर फैसला लिया है या जो कमेटी बनाई है, ये पूरी तरह से सियासी है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो नेहरू का नाम लेने से भी हिचकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर ने आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर सयाहत प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। मरकजी वजीर की रिहाइशगाह पर हुई मुलाकात के दौरान लद्दाख में सयाहत को फरोग देने के मामले पर गुफ्तगू की गई। बाद में लद्दाख के LG ने कहा कि मरकजी वजीर से सयाहती अमूर पर तबादले ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा कि इलाकाई लोगों से बातचीत के बाद ही लद्दाख के सयाहती मंसूबे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आज मीटिंग का उद्देश्य यही था कि लद्दाख में टूरिज़्म किस तरह से, किस पैटर्न पर डेवलप करा जाए और भारत सरकार उसमें किस तरह से, टूरिज़्म मिनिस्ट्री किस तरह से सहायता कर सकती है। नहीं, कॉन्क्रीट इस स्टेज पे बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी टूरिज़्म में होगा वो वहाँ पर जो लोग हैं लद्दाख में, उनके साथ सोच विचार करके होगा। ये एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन है कि हमारी पॉलिसीज़ ब्रॉडली क्या होनी चाहिए, क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने चाहिए, किस तरह से डेवलप करने चाहिए। लेकिन ये एक इनिशियल सोच है, उस सोच को अब रिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर्स क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पर क्या चाहती है, उनसे बातचीत करके उद्देश्य ये है कि हम ठीक करें कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में हम किस दिशा में प्रगति करेंगे।
दिल्ली में दोबारा स्कूल खुल गए हैं। दिवाली के बाद दिल्ली में फजाई आलूदगी की वजह से स्कूलों में दिवाली की छुट्टियों में इजाफा किया गया था, लेकिन अब दिल्ली में कुछ हद तक आलूदगी में कमी के बाद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। स्कूली बच्चे मास्क लगाकर स्कूलों का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है और क्या बोलते हैं, थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, मौसम भी साफ है और थोड़ा सांस लेने में भी सही हो रहा है। प्रॉब्लम था पहले, अब ठीक है। पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती थी हमें, मतलब पढ़ने को। अब पहले से तो कम ही है पॉल्यूशन। ये हमें स्कूल की तरफ से मिले थे सारे बच्चों को, मतलब 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को सबको मिले। अभी 6 दिन तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मगर अब देखते हैं, आज स्कूल चालू है 6 दिन बाद। तो कहना चाहूँगी कि 5-6 दिन से पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। स्कूल की छुट्टी भी दी गई थी तो हमको बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। अभी कैसा लग रहा है फिर से स्कूल ज्वाइन होने में? वैसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और आने का मन नहीं करता, बहुत पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा। सब्जी की बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम की जेब पर पड़ रहा है। दिल्ली में प्याज 70 से 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, वहीं दीगर सब्जियां भी लगभग 70 से 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही हैं। बताया जा रहा है कि बेमौसम बरसात की वजह से प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। न्यूज़ 18 नुमाइंदा राजीव तिवारी ने दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमत का जायजा लिया। दिवाली के बाद प्याज के दाम में इजाफा हो गया है। प्याज 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक मार्केट में बिक रहा है और जनता परेशान है। देखा जाए तो लोगों को उम्मीद थी कि बहुत जल्द प्याज के दाम में जो है गिरावट आएगी, लेकिन जो है प्याज के दाम में गिरावट नहीं आ रही, लगातार प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी इस समय मैं ओखला सब्जी मंडी में हूँ। कल भी मैं यहाँ पे आया था तो कल यहाँ पे प्याज 80 रुपए किलो बिक रही थी और आज चलिए जानते हैं कि आज प्याज क्या भाव बिक रहा है। देखा जाए तो कल जो है प्याज का रेट यहाँ पे 80 रुपए किलो बिक रहा था, आज क्या भाव चला प्याज? आज प्याज 50 से लेकर 60 रुपये तक है। अचानक इतना कम हो गया, 20 रुपए कम बता रहे हैं आप? नहीं, और दीपावली और ये भैया दूज क्या है, त्योहार चल रहे हैं, इसकी वजह से माल बंद हो गया। लोग त्योहार में लग गए। अब त्योहार से निपटे हैं, माल फिर वहीं आ जाएगा, मंदा हो जाएगा फिर दोबारा। आखिर क्या कारण मानते हैं? क्या इसको इसका यही है, ये कारण है इसका, त्योहारों की वजह से प्याज के व्यापारी जो हैं उन्होंने काम बंद कर दिया। पहले आदमी अपना त्योहार बनाता, बाद में काम देखता है। अब त्योहार से निमट गए, अब काम स्टार्ट कर दिया, होले होले फिर प्याज नीचे आ जाएगी। कर्नाटक से क्या, प्याज तो हर जगह से आता है, नासिक, कर्नाटक, बेंगलोर और ये तुम्हारा खैरतल, बहुत जगह से प्याज आता है। कर्नाटक में तो बारिश हुआ है, बाकी प्याज मंदा हो जाएगा। आज 20 रुपए गिर गए प्याज पर और होले होले ये भी गिर जाएंगे। अब वो लोग खुश हो जाएं, प्याज दोबारा फिर मंदा हो जाएगा। तो बहुत बिक ही रहा है। वैसे तो अभी महंगा ये कौन सा मंदा तो है, होया ही नहीं है अभी तक। अभी तो 70 रुपए किलो बिक ही रहा है वैसे प्याज। और यहाँ से मार्केट में ले आके इंसान महंगाई बेचेंगे, 100 रुपए किलो बेचेंगे ठेली वाले, तो इसलिए घर वालों की नहीं है तो महंगाई पड़ेगा। ये 1-2 किलो वालों की नहीं है। ये तो बाढ़ की वजह से है, बरसात की वजह से है, क्योंकि बरसात में फसल ज़्यादा बिगड़ चुकी है। प्याज फसल में बह गया बारिश में, तो इसलिए महंगाई चल रही है। क्या उम्मीद किया जाए, कब तक जो है डाउन हो जाएगा? हो जाएगा, देखो इस महीने तक तो हो जाएगा मंदा। अब देखो माल आ रहा, खैरतल आ रही है, नई प्याज आ रही है, नई प्याज की वजह से थोड़ा मंदा हो जाएगा। तो सुना आपने जो यहाँ पे ओखला सब्जी मंडी में जो थोक विक्रेता हैं, इनका भी कहना है कि बहुत जल्द जो है प्याज के दाम में गिरावट होगी, क्योंकि एक तो त्यौहार पड़ गया था, दूसरा दक्षिण भारत में जो लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से माल मार्केट में टाइम से नहीं पहुंच पाया, माल बहुत जगह पे डंप हो गया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। लेकिन उम्मीद जता रहे हैं लोग कि जल्द ही जो है प्याज के दाम में गिरावट आएगी और लोगों के थाली में एक बार फिर जो है प्याज देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में वजीर सह तुलसी सिलावट के भांजे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वहीं वजीर लाखन सिंह के भतीजे पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल तुलसीदास के यौम पैदाइश के मौके पर कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए पोस्टर लगाए गए थे। जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने कार्रवाई की तो ये लोग दबंगई पर उतर गए और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के साथ मारपीट भी की।
श्योपुर में पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे पर एक जनपद पंचायत सीईओ को धमकाने का आरोप लगा है और ये भी कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस वक्त हमारे साथ पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव है, उन्हीं से जानते हैं। सर, इस तरह का एक मामला सामने आया है। श्योपुर के जनपद पंचायत सीईओ ने कहा है कि आपके भतीजे ने उनसे गुंडागर्दी की है, जान से मारने की धमकी भी दी है। संज्ञान में तो ये बात नहीं है, आपके द्वारा ही में ये जानकारी मुझे मिल रही है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं जानकारी लूँगा। क्यों कहा है उसने? मेरा भतीजा यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव है और वो इतना बेवकूफ़ नहीं उसको कह सकते कि बगैर किसी बात के सीईओ जनपद को अगर उसने कुछ बोला होगा, फिर भी मैं उसके बारे में जानकारी लूँगा क्या वजह है। सर, थाने तक मामले पहुँच गए? मैंने बताया ना, मेरे संज्ञान में नहीं है, ना मेरे को किसी ने बताया। अगर आपके संज्ञान में ये मामला आता है तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन? रिएक्शन मैं उसको मॉनिटरिंग करूंगा कि क्यों, जैसा आप अगर बता रही हैं ऐसा उसने कहा है तो किस कारण कहा है। कुछ न कुछ वजह रही होगी, इसलिए मेरे ख्याल से उसने कहा होगा। पढ़ा लिखा है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव है, तो मुझे लगता है कि बगैर कोई बात के इस तरह की बात तो नहीं हुई होगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव हैं, जिनका यही कहना है कि 30 सालों से राजनीति में हूँ, मेरा जो भतीजा है वो भी लगातार राजनीति में है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इस तरह की कोई गुंडागर्दी या गलत तरीके का व्यवहार उन्होंने किया हो। कैमरामैन उबैद के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी महकमों में खाली ओहदों पर जल्द ही तकर्रुरी की जाएगी। सरकार का कहना है कि 2020 तक खाली पड़े ओहदों पर तकर्रुरी कर ली जाएगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला कमलनाथ ने तमाम महकमों से जानकारी मांगी है। सरकार का कहना है कि तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कमलनाथ जी बेरोजगारों के प्रति बहुत चिंतित हैं, कई योजनाएं बना रहे हैं। शीघ्र ही ये आप बाढ़ राहत आज से कर निबटने के बाद इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। किस विभागों में कितने पद रिक्त हैं और उनकी शीघ्र सभी पदों को भरने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। अयोध्या मामले पर जल्द ही फैसला आने वाला है। पुलिस की साइबर टीम आने वाले फैसले को लेकर अलर्ट हो गई है। रायपुर में तमाम थाना इंचार्ज को सोशल मीडिया की निगरानी के हुक्म दिए गए हैं। गलत जानकारी या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी के बड़े लीडरों में खेमेबाजी बढ़ती जा रही है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। छत्तीसगढ़ में बीजेपी में तंजीम के चुनाव के बाद खेमेबाजी शुरू हो गई है। बोर्ड के सदर के चुनाव के साथ ही बीजेपी की जमकर फजीहत हो रही है। दबे जुबान में शिकायत करने वाले कारकुनान भी अब खुलेआम बड़े लीडरों को भला बुरा कह रहे हैं। दरअसल जो बोर्ड सदर मुंतखब हुए हैं, उनमें से ज्यादातर के खिलाफ खुलकर नाराजगी सामने आ रही है। जो अभी चुनाव हो रहा है दुर्ग और भिलाई जिले में, वो सभी फर्जी तरीके से हो रहे हैं। कुछ जगह संवैधानिक तरीके से संपन्न हुआ, जहां शांतिपूर्ण वातावरण में वहां के कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी निभाकर वहां चुनाव संपन्न कराए। हालांकि साबिक वज़ीर-ए-आला रमन सिंह की माने तो तकरीबन 90% से ज्यादा जगहों पर इत्तफाक राय से बोर्ड सदर मुंतखब हुए हैं। यहाँ इलेक्शन की भी नौबत नहीं आई। वहीं कांग्रेस की माने तो बीजेपी के बड़े लीडरों ने कारकुनान को नजरअंदाज किया है, जिसका खामियाजा बॉडी इलेक्शन में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। करीब 90% से ऊपर स्थानों में आम सहमति भी है। इलेक्शन की भी स्थिति नहीं आई तो बहुत ही फ्रेंडली वातावरण में एक बार, दो बार, तीन बार बैठ के हो रहा है और कहीं बहुत ज़रूरत होती है तो लोगों की राय भी ली जा रही है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, उस समय भी जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, ज़मीनी कार्यकर्ता थे, उनकी उपेक्षा होती रही और ये उस पार्टी का दुर्भाग्य है, उस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य है कि आज विपक्ष में रहने के दौरान भी जो सत्ता के दौरान जिन लोगों ने कमीशन खोरी किया, लूट खसोट मचाया, काले धन जमा किए, ऐसे लोगों को मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछताछ खत्म हो चुकी है। इंतखाबात कोई भी हो, अगर कारकुनान नाराज हो गए तो जाहिर सी बात है कि चुनाव पर असर पड़ेगा। बॉडी इलेक्शन के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कारकुनान को बूथ सतह पर मुत्तहिद होकर रहना जरूरी है, नहीं तो बॉडी इलेक्शन में भी बीजेपी की हार हो सकती है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजवार की रिपोर्ट।